नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई है। इस भव्य आयोजन की मुख्य अतिथि बनी देश की राष्ट्रपति और सेना की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने सैन्य अधिकारियों की मार्च पास्ट की समीक्षा की। इसके साथ देहरादून से आज देश को 9 महिला समेत 481 सैन्य अफसर मिल गए हैं और पीओपी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समीक्षा की है कि जेंटलमैन कैडेट्स को पुरस्कार दिए गए हैं और सैन्य अकेडमी को विशाल कुमार को अवार्ड ऑफर ऑनर और गोल्ड मेडल पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर बेस्ट अमंग ऑफिसर और CDTS के लिए मिला है। ऑफिसर कैडेट्स प्रिंस राज को REG कोर्स में सेकंड आने पर सिल्वर मेडल मिला है। ऑफिसर कैडेट्स तेजस भट्ट को REG कोर्स में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा को विदाई दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा को विदाई दी जाएगी। 50 वर्षीय जसपाल राणा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए देहरादून स्थित उनके घर पर रखा जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार वाराणसी में किया जाएगा। राणा के आकस्मिक निधन की खबर से उनके पैतृक गांव टटोरा और चिलामू समेत पूरे इलाके में शोक छा गया है। गांव के बेटे के निधन की सूचना मिलते ही अंतिम दर्शन को और श्रद्धांजलि देने के लिए देहरादून पहुंच रहे हैं। देश को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में गौरव दिलाने वाले जसपाल राणा के जाने से खेल जगत और उनके चाहने वाले में गहरा दुख है। जसपाल राणा के करीबी प्रदीप कबीर ने बताया है कि उन्हें बचपन से ही खेलों का गहरा लगाव था। 2012 में उन्होंने युवा को निशानेबाजी की कोचिंग देनी शुरू कर दी थी। देहरादून की शूटिंग रेंज में वो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त निशानेबाजी सिखाते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद जसपाल राणा के आवास पर पहुंचे। उन्होंने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और शोक में डूबे परिजनों से उन्हें मिलकर ढाढ़स बंधाया। भारत की स्टार निशानेबाज और ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भास्कर भी देहरादून पहुंची। उन्होंने अपने गुरु तुल्य जसपाल राणा को श्रद्धांजलि दी और परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। तो वहीं 1 घंटे तक भीषण आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण शहर और आसपास के 15 जगह पेड़ गिर गए हैं, जिस कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने मौके पर पहुंचकर सभी जगह से पेड़ हटाकर यातायात सुचारू किया। पेड़ गिरने से कोई जनहानि की सूचना नहीं है। शुक्रवार शाम को अचानक आए तेज आंधी तूफान और मूसलाधार वर्षा ने कई क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और गिरे हुए पेड़ों को हटाकर मार्ग को सुचारू किया। विद्युत लाइनों को नुकसान पहुंचने से शहर के कई इलाके में रात भर अंधेरे में डूबे रहे। प्रेमनगर क्षेत्र में भी एक बड़ा पेड़ मार्ग पर गिर गया और फायर सर्विस की टीम ने पेड़ को छोटे छोटे टुकड़े काटकर हटाया और सड़क को आम लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया। तो वहीं प्रदेश के किशेप जनपद रुद्रप्रयाग प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को रुद्रप्रयाग पहुंचकर केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं और मानसून सीजन की दृष्टिगत आपदा प्रबंधन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से यात्रा संचालन, श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और संभावित चुनौतियों तथा उनके समाधान को लेकर विस्तार से जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में यात्रा मार्ग पर स्थापित शौचालय, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, सोलर एवं स्ट्रीट लाइट, शटल सेवा, अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने विशेष रूप से शौचालय की स्वच्छता बनाए रखने, पर्याप्त सफाई और कर्मियों की तैनाती, सफाई सामग्री और जल उपलब्धता सुनिश्चित रखने तथा सेक्टर मजिस्ट्रेटों के माध्यम से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने यात्रा प्रबंधन में स्थानीय लोगों की आधिकारिक सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी बल देते हुए कहा कि स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से यात्रा संचालन और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाया जा सकता है। तो वहीं सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में चीन सीमा से जोड़ने वाले तवाघाट ढाकर मार्ग पर शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। पाम्बवे के पास एक पर्यटक वाहन पहाड़ी से अचानक भारी बोल्डर गिर गया। इस हादसे में चालक समेत एक पर्यटक की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पर्यटक वाहन
पंचाचुली ग्लेशियर बेस कैंप की धारचूला लौट रहा था। इसी दौरान पंबावे क्षेत्र में पहाड़ी दरकने से विशाल वोल्डर वाहन ऊपर से गिर गया, जिससे वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही सीमा सड़क की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का कार्य किया और वही तहसील मुख्यालय से राजस्व, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को भी तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हादसा स्थल तहसील मुख्यालय के करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित थी। दुर्गम क्षेत्र के कारण राहत बचाव दलों को मौके पर पहुंचने में समय लगा। फिलहाल वाहन में फंसे लोगों की स्थिति से संबंधी विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं जनपद भ्रमण के प्रथम दिवस पर उत्तराखंड सरकार के कृषि, सैनिक कल्याण और जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन बहुप्रतीक्षित पुल एवं सुरंग परियोजना का स्थानीय निरीक्षण किया। जल भराव में 156 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 200 मीटर लंबा आधुनिक पुल तथा 900 मीटर लंबी सुरंग शामिल है, जो भविष्य की चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं स्थानीय यातायात व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विशाल मंत्री ने प्रभारी मंत्री को परियोजना की वर्तमान प्रगति, तकनीकी और विशेषताओं तथा निर्माण कार्य की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और अधिकांश प्रमुख कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिशासी अभियंता ओमकार पांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुल का वेट ट्रायल 15 जुलाई को प्रस्तावित होगा। तो वहीं अल्मोड़ा जिले के द्वारघाट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार अचानक भीषण आग का गोला बन गई। देखते ही देखते कार सड़क किनारे धू-धू कर जलने लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कार सवार समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में सवार बैंक कर्मचारी गोचर से हल्द्वानी की ओर जा रहे थे। द्वारहाट के पास अचानक कार बंद हो गई और कार रुकने के बाद जैसे ही रुकने लगी, चालक ने सीधे उतरकर इंजन की जांच की। इंजन से अचानक तेज लपेटें उठने लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि कार कुछ ही पलों में पूरी तरह से चपेट में आ गई। स्थिति को भांपते हुए कार सवार ने तुरंत वाहन से दूरी बना ली। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही द्वारघाट पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। तो वहीं खटीमा में राणा थारू समाज ने धर्मांतर के मुद्दे पर कड़ा विरोध जताया है। राणा थारू परिषद के प्रवक्ता एवं राणा थारू युवा मंच के अध्यक्ष बयान सिंह राणा ने कहा है कि थारू जनजाति के गरीबों को ईसाई मशीनरी के तरह तरह का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। बयान सिंह राणा ने बताया है कि समाज के कई लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं, लेकिन अब वो अभी भी संविधान में थारू जनजाति को मिली एसटी सुविधाओं का दोहरा लाभ ले रहे हैं। समाज उसका पुरजोर विरोध कर रहा है। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से 2 बार मिल चुका है और जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा गया है। और आज एसटीएम के बुलावे पर राणा थारू समाज का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी तुषार सैनी से मिला। बयान सिंह राणा ने मांग की है कि लोग थारू जनजाति छोड़कर ईसाई धर्म अपना चुके हैं और बीडीसी मेंबर प्रधान जैसे प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए। उन्होंने कहा है कि धर्म बदलने के बाद उन्हें थारू कोटे से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, फिर भी वो प्रभाव के कारण चुनाव जीत गए। इस काम के लिए राणा थारू युवा मंच और राणा थारू सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चिन्हित करें। इसलिए हमारे समाज में अधिकतर लोग जो राणा थारू जनजाति के लोग हैं, वो प्रायः बहुत गरीब तबके में जो आ चुके हैं, उनको ईसाई धर्म के लोग तरह तरह के प्रलोभन दे करके अपने धर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास निरंतर रूप से कर रहे हैं, और जिससे कि हमारा समाज के बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। परंतु जो लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, हमारा ये मानना है कि वो हमारे राणा थारू
समाज को जो संविधान में जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं उस सुविधाओं का दोहरा लाभ ले रहे हैं। इसके विरोध में हम जो है अपना आक्रोश जारी रखे हुए हैं। इस संबंध में हम और हमारे प्रतिनिधि लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार मिल चुके हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है। इसी संदर्भ में आज माननीय श्री एसडीएम साहब से की कॉल पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज एक राणा थारू समाज का प्रतिनिधिमंडल मिलने आया था, जिनका जो इनका मुख्य बिंदु है, जो इनकी मुख्य चिंता है वो है धर्मांतरण को लेके कि लोगों को प्रलोभन देके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसमें इनके द्वारा प्रशासन से रिक्वेस्ट की गई है कि हम इसमें तो वहीं उत्तराखंड में धूप और बादलों की आंख मिचोली के बीच बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बौछार पड़ रही है, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में दिन भर तेज धूप और उमस से लोग परेशान है। हालांकि सुबह और शाम की बारिश राहत पहुंचा रही है। आज भी पहाड़ों में कहीं कहीं बौछार के दौर हो सकते हैं। बीते गुरुवार रात शुक्रवार तक कुमाऊं मंडल के अधिकांश क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। उधम सिंह नगर के गुलर भोज और पिथौरागढ़ जिला मुख्य में प्रभारी बारिश हुई है। प्रदेश के गुलजोर में सर्वाधिक 98 मिली वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि देहरादून के मालदेवता में 80 मिली और टिहरी के कीर्तिनगर में 75 मिली बारिश दर्ज की गई है। दिन में दून समेत आसपास के क्षेत्र में धूप खिल रही है और मौसम उभरा सा नजर आ रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में आकाशीय बिजली की चमक और गरज के साथ कई स्थानों पर बारिश हुई, जबकि कुछ क्षेत्र में रात के समय तेज वर्षा का दौर भी देखने को मिला। तो वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं। Welcome. The respected president has just laid out some of these points here, and Manjuji continuously communicates all through dialogue to convey the views of your party and the government to you. Our Cabinet Minister Kajana is also present here, who is in constant contact with all of you to coordinate with the party and the government. Our State General Secretary, Mr. Kuman Tarifa, is here in the office, Mr. Amin State Vice President, and Mr. G, our sister, our sister, who is Special Assembly Boss here, also it's a special occasion. Selalu antara yeah, but also because Prime Minister has become the first president setting a record with us. He will also now right now let's look. Perhaps nowhere in world history will Modi ji achieved such a record as the first Prime Minister, both as Chief Minister and as Chief Minister. So friends, you all know that in 2014 he became the Prime Minister of the country for the first time. After his first tour, the people of the country gave him their support and blessings to make him Prime Minister again with an even greater majority. By blessing him for the third consecutive time in 2024, he proved that for Bayanana, for our performance, not slogans. He consistently delivered a credible government to the country, and now the people of the country are filled with confidence of expectations are steadily being fulfilled, and
Before 2014, India's position on the global stage had become, I would say, distrustful. India was not taken seriously at that time. Banks were in poor condition. The country's systems were in shambles. After 2014, the country gained the transparent leadership in the form of Prime Minister Modi. And India's respect and self-respect on the global stage increased. Records continue to rise in every field. And today, India is brimming with confidence. It has become a secure and respected nation in the world. Before that, during the Congress regime, plans were made only on paper and never completed to the ground. Today, under the Modi government, plans are both enacted भी है और धरातल पर उतरती भी हैं। पहले के समय में योजनाएं शुरू होती थी, शिलान्यास होते थे, लेकिन उसके लिए कई पीढ़ियां लग जाती थी इंतजार करते करते कि इसका लोकार्पण कब होगा। योजनाएं बीच में ही अटक जाती थी, भटक जाती थी। और मोदी जी ने देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति का सूत्रपात किया कि अब योजनाओं का शिलान्यास होगा तो उन योजनाओं का लोकार्पण भी होगा, उद्घाटन भी होगा। और लंबे समय तक देश की आजादी के बाद देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और उस शासन में लगातार गरीबी हटाने के बड़े बड़े नारे दिए गए। बड़े नारे दिए जाते थे कि गरीबी हटेगी, देश में उजाला आएगा, तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन गरीबी नहीं हटी, बल्कि गरीब लगातार दबता ही चला गया। और मोदी जी ने अपने शासनकाल में 25 करोड़ लोगों को देश के गरीबी रेखा से बाहर निकालने का ऐतिहासिक काम किया है। कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार व्यवस्था का एक हिस्सा बन चुका था। मोदी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो डीबीटी की प्रक्रिया अपनाई और डीबीटी की प्रक्रिया से जो पैसा लाभार्थी के खाते में जाना होता है या जिसको मिलना होता है, उसमें किसी भी प्रकार की 0.001% की भी गुंजाइश नहीं होती है। अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है, देहरादून से चलता है, तो उस लाभार्थी के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया मिलता है। और आज डीबीटी के माध्यम से 4.31 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचाने का काम भी किया है। जो लोग बरसों तक देखिए राम मंदिर के प्रश्न को टालते थे, कभी वकीलों की फौज खड़ी कर देते थे, कभी कहते थे कि राम सेतु काल्पनिक है। और जब उसका लोकार्पण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम से भी जिन्होंने दूरी बनाई, वहीं मोदी जी ने सांस्कृतिक आस्था और राष्ट्रीय गौरव भगवान राम के मंदिर का निर्माण कराकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कराकर राष्ट्रीय गौरव दोनों का, सांस्कृतिक आस्था का भी सम्मान किया। कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की थी और वो वोट बैंक तक सीमित थी कि कुछ लोगों को खुश करना है, उसके लिए देश का कितना नुकसान होगा, इस पर कभी ध्यान नहीं जाता था। मोदी सरकार की नीति तुष्टीकरण की नहीं है, बल्कि संतुष्टीकरण की है कि सभी का संतुष्टीकरण होना चाहिए, न्याय के आधार पर काम होना चाहिए, व्यवस्था में समेकित सभी के लिए शासन होना चाहिए, सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। और मोदी सरकार की प्राथमिकता का प्रमाण है कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो पहला हस्ताक्षर किया, आप सबको ध्यान होगा, बनारस में उन्होंने जो किसान सम्मान निधि की फाइल थी, उस फाइल पर साइन किया। और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। आज देश के अंदर 41 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अभी आप सब लोगों ने डीबीटी के माध्यम से देखा
कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते थे उनके अंदर कैसा विश्वास होता था, कैसा उनका एक शर्मिंदगी होती थी, उनको कहीं न कहीं अपने मन में न्यूनता का भाव आता था। उन सभी को 4 करोड़ ऐसे परिवारों को पक्के मकान मिले, 11 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला और जो सम्मान घर उसके बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। अभी डीबीटी के इसके पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया। और अनेक योजनाएं, चाहे वो जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, इस सभी योजनाओं ने सामान्य आदमी के जीवन में एक आम मानवी को एक जो परिवर्तन, एक वास्तविक बदलाव इन योजनाओं से आया और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला। वैसे सामान्य जब हम बात करते हैं तो बहुत आसान लगता है कि इतने सारे बोलने में बहुत आसान होता है कि हर घर जल से नल पहुंच रहा है। जब पहाड़ों में हम पहले के समय को याद करते हैं तो दूर तक सर में जो है घघरी रख के या कहीं वहाँ हमारे तरफ उधर पिथौरागढ़ में बोलते हैं कि थौला रख के दूर से नीचे से पानी लेकर आती थी। हमने देखा, अपनी दादी को देखा, माँ को देखा, चाची को देखा, तो बड़ा कठिन काम था। और जब हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं, इस इज्जत घर की बात करते हैं, तो सवेरे से लेकर शाम हो जाती थी, अंधेरा होता था। अगर किसी का पेट भी खराब हो गया तो रात का इंतजार करते थे कि कैसे जो है वो सोच के ले जाएंगे। तो इतनी कठिनाइयाँ जीवन में होती थी और किस प्रकार से जंगलों से लकड़ी लाकर